तो मेरे जासूस होने पर तुम्हें क्या कष्ट है? विजय फिर बोला, कुछ नहीं। नहीं, अगर तुम्हें कष्ट हो तो मैं यहाँ से जाते ही इस्तीफा लिख दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओ। वो किस खुशी में? क्योंकि तुम हमें पसंद आ गए हो। और प्रिंसेस के इस वाक्य के साथ आशा की आंखों में उसके प्रति नफरत के भाव उजागर हो गए। नहीं नहीं, मेरे डैडी दूसरी शादी करने पर मुझे मारेंगे। तुम अभी कुंवारे हो। नहीं नहीं, मेरी शादी हो गई है। देखो, ये रही मेरी बुलबुल। विजय ने आशा को सामने कर दिया। आशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। नहीं, मैं जानती हूँ ये सिर्फ तुम्हारी साथी है। नहीं नहीं, विजय उछल कर बोला, ये सिर्फ दुनिया की नजरों में मेरी साथी है, क्योंकि हमने खुलकर शादी नहीं की है, लेकिन वास्तव में हमने चुपचाप एक मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली है। क्यों आशा डार्लिंग? आशा को लगा जैसे अगर उसने यहाँ विजय की हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो ये प्रिंसेस विजय के पीछे पड़ जाएगी, इसलिए उसने झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं समझी। वैसे हो भी सकता है, लेकिन तुम्हारी बात का यकीन किया जाएगा जब आशा तुम्हारे कथन को सत्य कहे। अरे वाह प्रिंसेस, मैं भला झूठ बोल रहा हूँ। अरे आप किसी से न कहें तो एक बात और भी बताऊं क्या? यही कि हमारे एक लड़का भी है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारा एक लड़का है जो शादी से पहले ही हो गया था। हमने उसको अनाथाश्रम में दाखिल करा दिया है। विजय की बकवास पर आशा को क्रोध आ रहा था, लेकिन इस समय कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। क्यों आशा, क्या मिस्टर विजय ठीक कह रहे हैं? आशा अभी कुछ बोलना ही चाहती थी कि विजय बोला, हाँ हाँ आशा डार्लिंग, निसंदेह कह दो, प्रिंसेस किसी से नहीं कहेंगी। मिस्टर विजय, आशा को बोलने दो। बोलो आशा। मुन्ने के पापा ठीक कह रहे हैं। एक पत्नी का सफल अभिनय करते हुए आशा बोली, खैर हम मान गए मिस्टर विजय, तुम पति पत्नी हो, लेकिन हमने जो कहा कि तुम पसंद आ गए हो, इसका मतलब तुमने गलत लगा लिया। हमारा मतलब सिर्फ ये था कि तुम्हारे विषय में जैसा सुना था उतना ही दिलचस्प पाया। अब आप हमें यह खिताब दीजिए जिससे मर्डर लैंड में बिना मुद्रा के सब कुछ किया जा सकता है। विजय बोला, क्या मतलब? मतलब ये कि हमने सफल झूठ बोला। क्या तुम पति पत्नी नहीं हो? नहीं, हम तुम्हारे झूठ से प्रभावित हुए, धन्यवाद। लेकिन खिताब एक शर्त पर मिलेगा। क्या? पहले तुम्हें मर्डर लैंड का नागरिक बनना होगा। और फिर विजय की पीठ पर मर्डर लैंड की मोहर लगाई गई तथा आशा को एक युवती कमरे में ले गई और उसकी पीठ पर मोहर लगाई गई। मोहर लगने के बाद प्रिंसेस बोली, अब आप मर्डर लैंड के निवासी हैं। प्रिंसेस, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? आशा ने प्रश्न किया। यस, हम रेगिस्तानी तूफान में फंस गए थे, यहाँ कैसे आ गए? हम लाए। कैसे? तूफान लाना व बंद करना हमारे हाथ में है। क्या मतलब? वो तूफान विज्ञान का चमत्कार था। ये कैसे संभव है? जब मेरी मशीन देखोगी तो मानना होगा, लेकिन तूफान तो बहुत तेज था। अभी तो कुछ भी तेज नहीं है, लेकिन कुछ समय में तूफान की रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी कि बड़े बड़े शहरों में विनाश आ जाएगा। क्या तुम विनाश करना चाहती हो? कुछ स्थानों पर। क्यों? ताकि दुनिया मेरी शक्ति के सामने झुक सके। दुनिया को झुकाने का मतलब? मैं दुनिया में अपना कानून फैलाना चाहती हूँ। ओह, तो तुम विश्व विजय के स्वप्न देख रही हो। ठीक समझे। अरे मम्मी, छोड़ बेकार की बातों को और एक प्यारी सी झकझकी सुनो। विजय दोनों के बीच में बोल पड़ा। झकझकी क्या होती है? प्रिंसेस चौंकी। झकझकी बंगाली रसगुल्ले से भी मीठी चीज होती है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें एक झकझकी सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। हाँ तो पेश खिदमत है, विजय ने कहा तथा निम्न झकझकी सुनाई। एक बार की बात, सर्दी बड़ी ही तेज थी। सुंदर कमरे में एक सरदार की सजी सेज थी। सजी सेज सरदार की थी, साथ ही उनका बेटा एक सपना देख रहा था। वो बिस्तर पर लेटा लेटा सपना उसने देखा कि खड़ा है एक सुरंग में। बड़े छोटे हीरे जड़े हैं उस सुरंग के छेद में। मन था चंचल उस लड़के का, लगा उन्हें निकालने। उंगली दे दी उसने छेद में। एकाएक पड़ा तमाचा और गाल झनझनाया। आंख खुली तो उंगली को बाप की नाक में पाया। और विजय की झकझकी की आखिरी पंक्ति सुनते सुनते ही वहां पर उपस्थित व्यक्तियों ने एक ठहाका लगाया तथा विजय ऐसे पलकें झपका रहा था मानो उसकी समझ में उनके हंसने का कारण न आ रहा हो। उसके मुंह पर इस समय संसार भर की मूर्खता विराजमान थी। बहुत खूब मिस्टर विजय, बहुत खूब। प्रिंसेस हंसी रोकने के बाद बोली, जी आधा अर्ज है, लीजिए
दूसरी रचना पेश है। विजय बाकायदा किसी मुशायरे में खड़े शायर की भांति बोला। प्रिंसेस, अब ये बकवास पर उतर आएगा। अल्फांसे बीच में बोला। नहीं मिस्टर अल्फांसे, एक झकझकी और सुनाने दो। हाँ तो मम्मी जी पेश है। विजय ने कहा, ये है बाबू मर्डरलैंड, नहीं है ये मेरठ का रवि बैंड। और दो पंक्तियां कहकर विजय ने प्रत्येक के चेहरे को देखा तथा मूर्खों की भांति पलकें झपकाने लगा। सभी की नजरें उस पर थीं। आगे कहिए मिस्टर विजय, प्रिंसेस ने कहा। आगे क्या खाक कहें, तुम लोग दाद तो देते ही नहीं। दाद तो झकझकी समाप्ति पर दी जाती है। तो ये झकझकी समाप्त हो गई क्या? जी हाँ, लेकिन ये तो कुछ समझ में नहीं आई। क्या मतलब? वही मतलब ये कि झकझकी समाप्त। अब तो तुम वास्तव में बोर करने लगे। अच्छा, तो खैर अब तीसरी झकझकी सुनो। नहीं, बस अब फिर कभी सुनेंगे। अजी नहीं, बड़ी ऊंची है। खैर, मिस्टर अल्फांसे मिस्टर विजय को यहाँ के सारे कानून बता देना और आज हॉल के बीच में नारगासा को हथियार से खून करने की सजा दी जाएगी। वहां विजय तथा आशा के साथ तुम्हें उपस्थित होना है। ओके ग्रेट प्रिंसेस, अल्फांसे ने कहा तथा उसके पश्चात प्रिंसेस चली गई। अल्फांसे विजय तथा आशा को एक अन्य कमरे में ले गया। जितने कानून उसे पता थे वे सब बता दिए। विजय सुनकर बोला, क्यों प्यारे लूमड़ मियाँ, ये हमारी मम्मी हैं किस चक्कर में? विश्व विजय के स्वप्न देख रही हैं। ये तो खतरनाक मामला है। खतरनाक क्या है, मजा आ रहा है। लूमड़ प्यारे, वैसे ये मर्डरलैंड है कहाँ? मेरे ख्याल से रेगिस्तान के नीचे है। क्या बक रहे हो लूमड़ भाई? मैं अपना ख्याल व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन भयंकर रेगिस्तान के नीचे कोई शहर कैसे रह सकता है? इसका उपयुक्त उत्तर तो ग्रेट प्रिंसेस ही दे सकेंगी। साला अजीब चक्कर है। वैसे विजय, तुम्हारा क्या ख्याल है? किस विषय में? मर्डरलैंड और प्रिंसेस के? इस साली मम्मी ने यहाँ रेगिस्तान के नीचे ये मर्डरलैंड बसा रखा है। विज्ञान के जरिए तूफान भी ला सकती है और अवश्य ही मर्डरलैंड में कहीं मम्मी की प्रयोगशाला भी होगी। हाँ, यहाँ अवश्य हो। तुमने देखी है? नहीं, तो पता लगाने का प्रयास करो, विजय ने कहा। ये एक लंबा चौड़ा हॉल था। हॉल में आज मानो मर्डरलैंड के समस्त स्त्री पुरुष उपस्थित थे। हॉल खचाखच भरा हुआ था। कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे तथा कुछ खड़े हुए थे। सबकी निगाह हॉल के स्टेज पर थी। हॉल के स्टेज पर मोटी मोटी जंजीरों से नारगासा को जकड़ा गया था। नारगासा शांति से सिर झुकाए खड़ा था, मानो अपने किए अपराध पर पश्चाताप कर रहा हो। विजय, आशा और अल्फांसे सबसे अग्रिम सीट पर बैठे हुए थे। सारा हॉल शक्तिशाली ट्यूबलाइटों से जगमगा रहा था। हर इंसान नारगासा की सजा देखने के लिए बेचैन था। तभी विजय का एक विशेष बात पर ध्यान गया था। वो अल्फांसे से बोला, क्यों प्यारे लूमड़ मियाँ, क्या बात है? अल्फांसे विजय की तरफ देखकर बोला, यहाँ कोई साला धूम्रपान नहीं करता है? हाँ, यहाँ सिगरेट पीना अपराध है। क्यों? ये मैं नहीं जानता। क्या ये कानून मम्मी ने बनाया है? सभी कानून ग्रेट प्रिंसेस ने बनाए हैं, लेकिन तुमने ये मम्मी मम्मी क्या लगा रखी है? प्रिंसेस तो उम्र के अनुसार तुमसे कुछ छोटी ही है। प्यारे लूमड़ भाई, वो हमारी मम्मी ही बनी रहे तो ठीक है, वरना हमें डर है कि हम कहीं उसके सौंदर्य में खोकर अपना ब्रह्मचर्यपन न त्याग दें। अभी अल्फांसे कुछ कहने ही जा रहा था कि सहसा वहां संगीत की लहरें गूंजने लगी। हल्के झन्नाकों के साथ स्टेज के दाईं तरफ स्टार उभरने लगा। मर्डरलैंड के सभी नागरिक श्रद्धा भाव से शांत होकर झुक गए, लेकिन विजय तथा आशा उसी प्रकार स्थान पर बैठे रहे। इस बार स्टार न तो सिंहासन में ही बदला और न ही स्टेज के फर्श को स्पर्श किया, बल्कि हवा में ही लहराता रह गया। वैसे मर्डरलैंड वाले अक्षर अपने स्थान से हट गए थे, जिनसे प्रिंसेस नजर आ रही थी। धीरे धीरे संगीत की लहरें मध्यम होती चली गईं। झन्नाके बंद होने लगे। तभी प्रिंसेस अपने हीरों से जड़े सिंहासन से खड़ी हो गई तथा अपने दोनों हाथ इस प्रकार उठाए जैसे अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही हो। आशीर्वाद ग्रहण करके सब लोग शांति के साथ बैठ गए। मम्मी जी नमस्कार। सहसा विजय अपनी जगह से चीखा, इसकी मौत आई है। तभी हॉल एक इतनी भयंकर आवाज के साथ गूंज गया जिससे हॉल की दीवारें भी हिलती महसूस हुईं। सभी के शरीरों में भय की एक लहर दौड़ गई। स्वयं विजय भी इस भयंकर आवाज को सुनकर कांप गया और उस समय तो उसके शरीर में भय की एक लहर सी दौड़कर रह गई जब स्टेज पर इस आवाज का मालिक प्रकट हुआ। ये एक स्याह हबशी था जो शरीर में किसी जंगली भैंसे से कम न था। उसकी टांगे किसी विशाल पेड़ की जड़ों से पतली न रही होंगी।
भुजाएं निश्चित रूप से इतनी मोटी थीं जितना मोटा विजय का शरीर था। उसकी शक्ति का अनुमान उसे देखकर ही लगाया जा सकता था। लाल दहकते हुए अंगारों जैसी आंखों से उसने विजय को देखा। विजय को लगा जैसे उसके सारे शरीर का रक्त निचोड़ लिया गया था। अभी वो भैंसा विजय की तरफ बढ़ना ही चाहता था कि प्रिंसेस का स्वर उभरा, नहीं मिस्टर रिचार्ड, प्रिंसेस जैक्सन, इसने आपका अपमान किया है। मैं निश्चित रूप से एक घूंसे में इसको समाप्त कर दूंगा। रिचार्ड नामक वह इंसानी भैंसा जलती आंखों से क्रोधावस्था में बोला, नहीं रिचार्ड, हमने मिस्टर विजय को ये शब्द कहने की अनुमति दी है। क्षमा करना प्रिंसेस जैक्सन, रिचार्ड आदर भाव से सिर झुकाकर बोला। प्रिंसेस ने आशीर्वाद की हालत में हाथ उठा दिया। विजय का हलक सूख गया था। थूक निकलकर उसने गला तर किया तथा पास ही बैठे अल्फांसे से बोला, प्यारे लूमड़ भाई, ये साला भैंसा तो एक साथ हम दोनों की चटनी बना देता। वास्तव में रिचार्ड जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अल्फांसे भी सीरियस होकर बोला, और आशा तो अभी तक रिचार्ड के विषय में सोच रही थी। वो सोच रही थी कि अगर आज प्रिंसेस रिचार्ड को न रोक लेती तो उसकी आंखों के सामने विजय का अंत हो जाता। उस विजय का अंत जिस पर भारतीय सीक्रेट सर्विस को ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत को नाज था, और वो खुद भी विजय से दिल ही दिल में प्रेम करती थी। क्यों प्यारे लूमड़ भाई, ये साला भैंसा जैक्सन किसे कह रहा है? प्रिंसेस का नाम जैक्सन है। ओह, तो प्रिंसेस जैक्सन यानी हमारी मम्मी। अभी मम्मी का अर्थ पता लग जाता। साला ये रिचार्ड खाता क्या होगा? अभी अल्फांसे विजय की बात का कुछ जवाब देने ही जा रहा था कि प्रिंसेस जैक्सन का खनखनाता स्वर हॉल में गूंजा। मिस्टर विजय? जी मम्मी जी। ये हमारा मंत्री रिचार्ड था, जो किसी भी कीमत पर हमारा अपमान सहन नहीं कर सकता। इसलिए रिचार्ड को क्रोध आ गया। वैसे मम्मी एक बात तो बताओ। पूछो। तुम्हारा मंत्री खाता क्या है? इंसानी मांस खाता है तथा इंसानी खून से अपनी प्यास बुझाता है। इतने इंसान कहां से आते हैं? रेगिस्तान में जो काफिले गायब होते हैं वे सब रिचार्ड के पेट में जाते हैं। रिचार्ड अब तक के जीवन में कितने खून कर चुका है महान जैक्सन? सहसा अल्फांसे अपने स्थान से खड़ा होकर बोला। इस बात का स्वयं रिचार्ड को भी कोई एहसास नहीं है। थैंक यू महान जैक्सन, अल्फांसे ने कहा और अपने स्थान पर बैठ गया, और फिर विजय भी शांत हो गया। कुछ देर तक हॉल में शांति रही। विजय, आशा तथा अल्फांसे रिचार्ड के विषय में सोचते रहे। तभी हॉल में फिर प्रिंसेस का स्वर गूंजा। मर्डरलैंड के निवासियों, तुम सब लोग मर्डरलैंड के कानूनों से भली भांति परिचित हो और ये भी जानते हो कि मर्डरलैंड के कानूनों को तोड़ने वालों को कितनी भयंकर सजाएं दी जाती हैं। और आज जो तुम लोगों के सामने ये जंजीरों में जकड़ा इंसान खड़ा है, ये तुम सब लोगों का परिचित नारगासा है। वही नारगासा जो अब तक स्वयं 10 खून करके उन्हें अपना भोजन बना चुका है। नारगासा के 11वें शिकार थे मिस्टर अल्फांसे, लेकिन भाग्य ने नारगासा का साथ नहीं दिया तथा उसने जोश में आकर मिस्टर अल्फांसे पर 2 फायर किए, लेकिन मिस्टर अल्फांसे अपनी आश्चर्य में डाल देने वाली कला का प्रदर्शन करके गोलियों से बच गए। लेकिन मर्डरलैंड के 2 इंसान मौत की गोद में सो गए। अब आप लोगों के सामने नारगासा को भयंकर सजा दी जाएगी ताकि आगे से कोई मर्डरलैंड के कानूनों को तोड़ने का दुस्साहस न कर सके। नहीं ग्रेट प्रिंसेस, मुझे क्षमा कर दो। ये अपराध मैंने जोश में आकर कर दिया है। जंजीरों में जकड़ा नारगासा चीखा। जोश में आना सबसे बड़ा अपराध है, प्रिंसेस जैक्सन ने कहा। क्षमा कर दो महान जैक्सन, क्षमा कर दो। नारगासा गिड़गिड़ाया। नारगासा, तुम गिड़गिड़ाकर और अधिक अपराध कर रहे हो तथा अपनी सजा को और अधिक भयंकर बना रहे हो। और प्रिंसेस जैक्सन के इन शब्दों के साथ नारगासा का गिड़गिड़ाना एकदम शांत हो गया। फिर कुछ देर तक सन्नाटा रहा। अब संगीत की लहरों में थोड़ा भयानकपन आ गया। सजा प्रारंभ की जाए। सहसा प्रिंसेस जैक्सन का स्वर गूंजा। तभी डरावना संगीत का झनाका। झनाका इतना डरावना सा था कि दर्शक थोड़ा डर गए। झनाके के साथ ही एक किलकारी तथा उसी क्षण भैंसे जैसे शरीर का मालिक स्टेज पर कूदा। हॉल में सन्नाटा फैल गया। डरावना संगीत बजने लगा। संगीत की लहरों के साथ रिचार्ड उछल उछल कर अजीब ढंग से नाचने लगा। उसने अपने हाथों को भयंकर फौलादी पंजों की तरह मोड़ लिया था। रिचार्ड के बड़े बड़े नोकीले नाखून
ट्यूबों के प्रकाश में चमक रहे थे। अजीब ढंग से उछलता कूदता वो जंजीरों से बंधे नारगासा की तरफ बढ़ रहा था। अब नारगासा के चेहरे पर भय के भाव के स्थान पर प्रसन्नता के भाव थे। वो भी उछलते रिचार्ड को देख रहा था। जैक्सन सिंहासन पर आराम से बैठी थी। नारगासा! सहसा हॉल के दरवाजे से भागता हुआ एक बूढ़ा हॉल में प्रविष्ट होता हुआ चीखा, नहीं नारगासा, मेरे बेटे, तुझे सजा नहीं मिल सकती। लेकिन संगीत की लहरों अथवा रिचार्ड के फौड़े नाच में तिल भर भी अंतर नहीं आया। नारगासा की जगह मैं सजा पाऊंगा महान जैक्सन। बूढ़ा भागता हुआ स्टेज की तरफ बढ़ा। तभी सहसा प्रिंसेस जैक्सन के मुकुट से एक सुनहरी सी किरण निकली और सीधे बूढ़े के सीने से जा टकराई। बूढ़ा अपने स्थान पर खड़ा का खड़ा रह गया। उसका मुंह भी उसी प्रकार खुला हुआ था और आंखें भी उसी प्रकार खुली हुई थी। अबे प्यारे लूमड़ भाई, ये क्या हुआ? चुपचाप देखते रहो। और फिर विजय चुपचाप बैठ गया। बूढ़ा उसी पोज में स्थिर था। सुनहरी किरण मुकुट से बूढ़े के शरीर तक एक रेखा सी प्रतीत होती थी। विजय ने अपनी नजर बूढ़े से हटाकर स्टेज पर जमा दी। स्टेज पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। रिचार्ड नाचता हुआ नारगासा के करीब पहुंच गया और फिर एक जोरदार झनाका, एक दिल को हिला देने वाली चीख तथा फिर हॉल में उपस्थित इंसानों की सिसकारियां। हुआ ये था कि रिचार्ड ने नारगासा के चेहरे पर अपना फौलादी पंजा रखा और जब चीखा तो नारगासा के चेहरे से नाक के साथ ढेर सारा मांस गायब था। ढेर सारा लाल खून इस प्रकार बह निकला जैसे रोक लगी नहर का रोका हटा दिया गया हो। नारगासा असहनीय पीड़ा के साथ चीखा। इधर रिचार्ड के हाथ में ढेर सारा नारगासा के चेहरे का मांस था। उसकी उंगलियों के बीच से रक्त की बूंदें टपक रही थीं। मांस को हाथ में लेकर रिचार्ड भयंकर रूप से किलकारी मारता हुआ उछला। इधर नारगासा के दाएं गाल का संपूर्ण मांस गायब हो चुका था। कहीं कहीं तो नारगासा के दांत चमक रहे थे। सारा चेहरा रक्त से लहूलुहान था। ताजा मांस के लोथड़े चेहरे पर लटक रहे थे तथा वो असहनीय ढंग से चीख रहा था। इधर रिचार्ड मांस को हाथ में लेकर कुछ देर तक उछलता कूदता रहा और फिर मांस में मुंह मार दिया। उसके काले काले होंठ भी लहू से लाल हो गए। नारगासा के शरीर का मांस वो बड़े चाव से खा रहा था। नारगासा चीखता रहा। रिचार्ड उछलता कूदता अपने हाथ का मांस समाप्त कर गया तथा भयंकर ढंग से नाचने लगा। फिर नारगासा की तरफ बढ़ा। नारगासा जोर से चीखा। रिचार्ड फिर उसके करीब पहुंचा तथा इस बार एक ही हाथ में मांस के लोथड़ों के साथ नारगासा की एक आंख भी खींच लाया। असहनीय पीड़ा से नारगासा फिर चीखा। रिचार्ड आंख सहित संपूर्ण मांस को खा गया। रिचार्ड का सारा मुंह खून से रंग गया था तथा दोनों हाथ भी खून से सने थे। नारगासा की पीड़ा की कोई सीमा न थी। उसके होंठ भी रिचार्ड के पेट में जा चुके थे। लेकिन रिचार्ड फिर बढ़ा। इस बार अपने दोनों हाथ नारगासा के पेट में गाड़कर खींच लिए और मांस के साथ आंतें भी बाहर खींच ली। तभी पेट से रक्त की धारा बह निकली। मांस को संभालकर रिचार्ड झपटा और खून की धारा पर मुंह लगा दिया। खून की धारा सीधी रिचार्ड के मुंह में जाने लगी और वो गरम गरम खून के घूंट भरता हुआ आनंद लेने लगा। खून की धारा क्योंकि कभी कभी इधर उधर हो जाती थी, इसलिए रिचार्ड का सारा चेहरा रक्त से लाल हो गया तथा वो और भी भयंकर नजर आने लगा। धीरे धीरे रक्त की धार पतली पड़ती चली गई। नारगासा के शरीर में अभी तक क्योंकि जीवन शेष था, अतः वो चीख रहा था। रक्त पीने के बाद रिचार्ड ने अपने दोनों हाथों में पकड़े मांस में ऐसे मुंह मारा जैसे सदियों से भूखा हो और देखते ही देखते संपूर्ण मांस समाप्त कर गया। फिर वो भूखे शेर की भांति नारगासा पर झपटा और इस बार उसके सीने पर हाथ मारा तथा भयंकर चीख नारगासा के मुंह से निकली और साथ ही नारगासा का अंत हो गया। रिचार्ड वो मांस भी खा गया तथा उछल उछल कर नाचने लगा। सजा तो वास्तव में खतरनाक है प्यारे लूमड़ मियां। विजय फिर बोला। मैं तो इस रिचार्ड के बारे में सोच रहा हूँ। अल्फांसे बोला। क्या सोच रहे हो? यही कि क्या मैं इससे टकरा सकता हूँ? तुम्हारी तो चटनी बनाकर यूं ही चट कर जाएगा प्यारे लूमड़ भाई। अल्फांसे चुप रहा क्योंकि वो जानता था कि रिचार्ड से टकराना वास्तव में मौत से टकराना है। रिचार्ड अभी भी उछल रहा था। उछलते उछलते सहसा उसकी नजर आगे बैठी हुई आशा पर पड़ी और उसने नाचना एकदम बंद कर दिया और लाल दहकती आंखों से आशा को घूरता रहा। आशा ने जब रिचार्ड को अपनी तरफ देखते पाया
तो वो घबरा गई और उसकी नजरों से बचने के लिए सटपटाकर इधर उधर देखने लगी। कुछ देर तक तो रिचार्ड उसे देखता रहा और फिर एक विचित्र तरीके से किलकारी मारकर उछला और स्टेज के पीछे भागता चला गया। विजय, ये भैंसा मुझे किस तरह भूखी निगाहों से देख रहा था। आशा ने विजय के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा। वो तुम पर मर मिटा है मिस गोगिया पाशा, विजय ने उसे जलाने वाले लहजे में बोला। विजय, यस डार्लिंग, क्या तुम कभी गंभीर हो सकते हो? हाँ, कब? जब तुम मेरे बच्चे खिलाने लगो। आशा का मुखड़ा गुस्से से तमतमा गया। वो आवेश में कुछ बोलने ही जा रही थी कि प्रिंसेस की आवाज कमरे में गूंजी। मर्डरलैंड के निवासियों, आज तुम्हारे सामने मर्डरलैंड के एक अपराधी को सजा दी गई है। अब हम अपने इस बहादुर साथी की मौत के शोक में एक एक करके उसकी लाश में लात मारेंगे और इसके खून के टीके अपने माथे पर लगाएंगे। लेकिन मम्मी, जब हमें शोक मनाना ही था तो इसे मारा ही क्यों? शोक इसलिए मनाया जा रहा है मिस्टर जासूस कि ये मर्डरलैंड का एक बहादुर इंसान था और मारा इसलिए गया कि इसने अपराध किया था। लेकिन लाश में लात मारकर शोक मनाने का कौन सा ढंग है? इसमें दखल देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि शोक मनाने के अपने अपने अलग ढंग हैं। लेकिन लात मारने में ही आखिर कैसे शोक है? मिस्टर विजय। जी मम्मी। क्या ये मानते हो कि प्रत्येक इंसान की आत्माएं बहादुर हैं क्योंकि उनमें पवित्रता है? मतलब ये कि आत्माएं पवित्र हैं? जी मम्मी। तो फिर अपवित्र क्या है? कायरता क्या है? मानव शरीर। हम ठोकर किसे मार रहे हैं? नारगासा को। नारगासा को नहीं, नारगासा के निर्जीव शरीर को। क्या मतलब? हम इस शरीर में लात मारते हुए कामना करेंगे कि जो आत्मा अभी इस शरीर में थी उसे आगे से कभी ऐसा कायर और अपराधी शरीर न मिले। वाह मम्मी जी वाह, क्या दार्शनिकों जैसी बात कही है। अब जैसी भी तुम समझो। और फिर प्रिंसेस के आदेशानुसार सभी ने शोक प्रकट किया, लेकिन वो बूढ़ा अपने स्थान पर उसी प्रकार पोज बनाए खड़ा था। जब शांति से सबने शोक प्रकट कर लिया तो एकाएक वो सुनहरी किरण वापस लौटी तथा प्रिंसेस के मुकुट ही में समा गई। किरण के हटते ही बूढ़ा स्टेज पर दौड़ा और अभी वो 2-3 कदम ही दौड़ा होगा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अभी विजय, आशा और अल्फांसे उसे देख ही रहे थे कि फिर प्रिंसेस जैक्सन की आवाज हॉल में गूंजी। अब मर्डरलैंड के निवासियों को एक और खुशखबरी सुनाई जाएगी। सभी लोगों ने जैक्सन की तरफ देखा। वो कह रही थी, मिस आशा, अपनी जगह से खड़ी हो जाएं। आशा, विजय और अल्फांसे तीनों ही चकराए। आशा ने प्रश्नात्मक दृष्टि से विजय की तरफ देखा। मिस आशा, आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? तुम हमारे मंत्री मर्डरलैंड के सर्वश्रेष्ठ बहादुर रिचर्ड को पसंद आ गई हो। क्या मतलब? आशा का गला शुष्क हो गया। नहीं ग्रेट प्रिंसेस, ये नहीं हो सकता। आशा का कलेजा मानो मुंह को आ गया। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे रिचर्ड पसंद नहीं। पहली बात तो ये है कि मर्डरलैंड के कानून के अनुसार यदि किसी लड़की को कोई पसंद करता है तो लड़की की शादी उससे करा दी जाती है। लड़की की इच्छा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं, पहले पूरा कानून सुनो। आशा चुप रह गई। जैक्सन फिर बोली, अगर एक लड़की को कई इंसान पसंद कर लेते हैं तो लड़की के साथ पूरा न्याय किया जाता है। अतः उनके युद्ध में जो बहादुर प्रमाणित होता है, लड़की की शादी उसी से की जाती है। नहीं, मैं इस बात पर सहमत नहीं हूँ। तुम्हारे सहमत रहने या न रहने का कोई प्रश्न नहीं है। ये तो अन्याय है। आशा, इस समय वो अजीब मुसीबत में फंस गई थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब यहाँ थी वो। ये मर्डरलैंड का कानून है। यहाँ के सब कानून उल्टे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या परेशानी है। हर लड़की चाहती है कि उसका पति कोई बहादुर इंसान हो, और रिचार्ड जैसा बहादुर मर्डरलैंड में कोई इंसान नहीं है। तुम्हें रिचार्ड जैसा बहादुर इंसान पाकर अपने भाग्य पर गर्व होना चाहिए। रिचार्ड बहादुर इंसान नहीं है, भैंसा है, और अब वही भैंसा तुम्हारा पति बनेगा। विजय, मुझे बचाओ। अजीब स्वर में आशा ने विजय को पकड़कर झिझोड़ते हुए कहा। लेकिन विजय जैक्सन के शब्द सुनकर स्वयं स्तब्ध रह गया था। उसकी समझ में नहीं आया कि इस विकट परेशानी में वो क्या करे। मर्डरलैंड के निवासियों, कल इसी समय इस हॉल में रिचार्ड और आशा की शादी का समारोह होगा। वो हमारे मंत्री की शादी है, अतः तगड़ा प्रबंध होगा। ये कहकर प्रिंसेस जैक्सन स्टार सहित चली गई। कुछ समय पश्चात
हॉल खाली हो गया। विजय तथा आशा स्तब्ध से खड़े रह गए। क्या हो गया बेटे? अल्फांसे ने पूछा। यहाँ सुन बे। अचानक विजय ने जाते हुए एक आदमी को हाँक लगाई। ये आदमी काफी शक्तिशाली था, लेकिन विजय को वो मॉडरलैंड के अन्य आदमियों की अपेक्षा कम शक्तिशाली प्रतीत हुआ था। वो आदमी विजय की तरफ मुड़ा और प्रश्नवाचक निगाहों से विजय को देखने लगा। इधर आ, विजय ने उसे बुलाया। ये क्या कर रहे हो तुम? सहसा आशा विजय की मूर्खता पर बोली। तुम तमाशा देखती रहो डार्लिंग, विजय फुसफुसाया। क्या बात है? वो आदमी विजय के निकट आकर बोला। तुम कितने भाई हो? विजय ने प्रश्न किया। क्या मतलब? वो आदमी विजय के प्रश्न पर चकराया। क्यों? प्रश्न का उत्तर दो। दो। 3 होते तो क्या मेरी पूंछ उखाड़ लेते? क्या मतलब? वो और बुरी तरह चकराया। मतलब ये, विजय ने कहा तथा एक साथ ही एक जबरदस्त भूसा उस आदमी की नाक पर रसीद कर दिया। वो बेचारा कुछ समझ भी नहीं पाया था कि लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़ा। सड़क पर चलते हुए लोग रुक गए और तमाशा देखने लगे। उन्होंने विजय का वार्तालाप भी सुना था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विजय ने ये सब क्यों किया है। वो आदमी बेचारा कुछ समझ पाता तो कुछ करता भी, लेकिन उसकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या होने लगा। स्वयं आशा की समझ में नहीं आ रहा था कि विजय की इस मूर्खता का अर्थ क्या है। इधर विजय ने उसे संभलने का अवसर नहीं दिया और लगातार लात और घूंसों से उसकी तसल्ली करता रहा। कुछ पिटाई के बाद वो बेहोश हो गया। विजय ने इस प्रकार हाथ झाड़े जैसे धूल झाड़ रहा हो, तथा ठीक शहर के छठे बदमाश की भांति उस आदमी के लात मारी तथा बड़बड़ाया, तो भाई हैं साले। और पास खड़ी आशा के गले में बाहें डालकर बोला, चलो डाली। आशा की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप विजय के साथ चल दी। सड़क पर चलते हुए लोग तमाशा देखने को रुक गए थे। विजय को विचित्र सी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन विजय उनकी निगाहों से लापरवाही के अंदाज में आशा के गले में बाहें डाले आगे बढ़ गया। विजय की बाहें आशा को बहुत अच्छी प्रतीत हो रही थीं, इसलिए उसने विजय की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लीं तथा बोली, ये क्या मूर्खता की विजय? तुम भी यही मूर्खता करो डार्लिंग, विजय ने अपनी बाह खींचते हुए कहा। आशा को महसूस हुआ जैसे उसकी सारी खुशियां छीन ली हों, लेकिन वो बोली, क्या? मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। क्यों? तुम तो जबरदस्ती आ बैल मुझे मार वाली बात करते हो। आशा डार्लिंग, ये मर्डरलैंड है, यहाँ जीने का यही ढंग होना चाहिए। आखिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तुम्हें पता लग जाएगा। बस तुम ऐसा करो कि जो भी लड़की तुम्हारे सामने आए और तुम ये महसूस करो कि वो तुमसे कमजोर है, तो तुरंत उससे पूछो कि वे कितनी बहनें हैं और फिर काम जारी। इतना कहकर विजय एक आदमी की तरफ बढ़ा तथा हाँक लगाकर बोला, अबे ओ भाई, जरा सुनना। वो मुड़ा। तुम कितने भाई हो? 4। 5 होते तो क्या मेरी पूंछ उखाड़ लेते? और फिर वही घूंसा तथा भीड़, और उसे भी उसी प्रकार बेहोश कर दिया और उसी प्रकार आशा के गले में बाहें डालकर आगे बढ़ गया। और आशा ने भी निश्चय कर लिया था कि वो भी विजय की आज्ञा का पालन करेगी। और वे कुछ ही दूरी तय कर पाए होंगे कि आशा को चीनी लिबास में जाती एक युवती दिखाई दी, और फिर अपनी चाल में तीव्रता लाकर वो उस युवती के करीब पहुंची तथा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, सुनो, क्या है? वो युवती कुछ कड़े लहजे में बोली, तुम्हारा क्या नाम है? चिंग। कितनी बहन हो? अकेली हूं। 2-4 होती तो क्या कर लेती? क्या मतलब है? युवती उलझी, तो अभी मतलब भी बताना होगा। आशा कुछ पीछे हटती हुई बोली, तुम आखिर चाहती क्या हो? लेकिन अभी युवती अपना वाक्य ठीक से कह भी नहीं पाई थी कि आशा ने हवा में जंप लेकर फ्लाइंग किक चिंग की छाती पर रसीद कर दी। चिंग के मुख से चीख निकली। वो लड़खड़ाई तथा सड़क पर गिर गई, और फिर वहां उन दोनों की लड़ाई छिड़ गई। कुछ ही देर में वहां उनके चारों ओर मॉडरलैंड के निवासियों की भीड़ एकत्रित हो गई। आशा चिंग से भारी थी। आशा सीक्रेट सर्विस की एक महत्वपूर्ण जासूस होने के नाते लड़ने के जितने तरीके जानती थी, वे चिंग ने स्वप्न में भी नहीं सोचे होंगे। चिंग तो वही युवतियों वाले हाथ, कभी चूटना, कभी काटना, कभी बाल पकड़ने की कोशिश करना, जबकि आशा बाकायदा घूंसे, ठोकर और फ्लाइंग किकों से उसकी धुनाई कर रही थी। विजय भी उसी भीड़ में सम्मिलित था। सहसा उसे भी सनक छूटी। भीड़ में से एक आदमी को पकड़ा तथा फिर वही प्रश्न उत्तर और फिर वही लड़ाई। अब विजय उसकी पिटाई में मग्न हो गया। कुछ देर बाद आशा ने चिंग को बेहोश कर दिया। इधर विजय ने भी अपना काम पूरा कर लिया।
उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उसके स्वागत में तालियां पीटीं, लेकिन विजय ने इस बात पर कोई ध्यान न दिया और आशा के गले में बाहें डालकर लापरवाही के अंदाज में सीटी बजाता हुआ एक तरफ चल दिया। मर्डरलैंड के निवासियों में खुसर फुसर हुई और बहुत शीघ्र ही संपूर्ण मर्डरलैंड में ये खबर आग की तरह फैल गई। चारों तरफ ये चर्चा फैल गई कि मर्डरलैंड के दो नागरिक अजीब ढंग से लड़ाई शुरू करते हैं और प्रतिद्वंद्वी को बेहोश करके छोड़ देते हैं। एक ही घंटे में विजय और आशा का नाम मर्डरलैंड के कोने कोने में जाना जाने लगा। हर तरफ विजय की चर्चा थी। इस समय वे एक होटल में बैठे हुए थे। अब तक वे अनेक लोगों की पिटाई कर चुके थे। यहाँ उनके लिए ये कानून काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा था कि एक से एक ही टकराएगा। होटल में उपस्थित लोग उन्हें विचित्र सी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन विजय उनकी निगाहों से लापरवाह इस समय मेज पर रखे खाने पर हाथ साफ कर रहा था। जरा तमीज से और धीरे खाओ, आशा ने टोका। तमीज से खाएंगे तो कमीज खराब हो जाएगी और धीरे धीरे खाने का कोई सवाल ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये हराम का माल है। कैसे? झूठ बोलने का मम्मी का खिताब हमारे पास है, लेकिन पेट तो अपना है। अच्छे बच्चे खाते वक्त बोलते नहीं हैं। और आशा को चुप हो जाना पड़ा। कुछ देर तक वो शांति के साथ खाना खाती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में गहन चिंता के भाव उभर आए। ऐसा लगने लगा मानो वो अत्यंत परेशान होती जा रही है। अब खाना उसके मुंह में नहीं चल रहा था। अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने विजय को देखा। विजय खाने में इस कदर व्यस्त था जैसे वर्षों से उसे खाना नसीब न हुआ हो। आशा ने उसे देखा और बोली, विजय डार्लिंग। विजय उसी प्रकार व्यस्तता के साथ बिना उसकी तरफ देखे बोला। आशा की आंखों में इस समय चिंता के स्पष्ट भाव थे। कल क्या होगा? क्या बात है? कल रिचार्ड से मेरी शादी होने का ऐलान है, तो ये तो तुम्हारे लिए खुशी का पैगाम है। विजय, इस समय मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा। विजय ने आशा की आंखों में झांका। तो फिर उस भैंसे से किस प्रकार छुटकारा पाया जाएगा? छुटकारा पाने की क्या जरूरत है? विजय, रिचार्ड जैसा बहादुर साहसी आदमी फिर कहां मिलेगा? विजय, प्लीज इस समय मजाक मत करो। मजाक तो कभी मेरे बाप ने भी नहीं किया, फिर भला मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या तुम किसी तरह मुझे इस मुसीबत से छुटकारा नहीं दिला सकते? अरे नहीं लाडो, शादी तो सभी लड़कियों की होती है, इसमें मुसीबत क्या है? तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इस मुसीबत से तुम्हें छुटकारा दिलाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये कि मैं उस इंसानी भैंसे से टकरा जाऊं। लेकिन तुम जानती हो कि अगर मुझ जैसे 20 विजय भी एक साथ रिचार्ड से लड़ें, तो वो एक एक का खून पी जाए। ये तो मैं भी महसूस कर रही हूँ कि उससे लड़ना तो साक्षात मौत से टकराना है, और अगर तुम बेकार में उससे टकराओ तो भी बेकार है, क्योंकि एक ही सेकंड में वो तुम्हें फाड़ कर समाप्त कर देगा, और फिर वही परेशानी सामने होगी। यही तो परेशानी। आशा चिंतित हो उठी। उसे विश्वास हो गया कि अब वो निश्चित रूप से रिचार्ड की हवस का शिकार हो जाएगी। वो जान गई कि हर केस में किसी न किसी तरह बाजी मार ले जाने वाला विजय भी इस बार असमर्थ है। विजय, इस बार तुम भी मात खा गए, आशा ने कहा। अरे छोड़ो भी डार्लिंग मातवाद को, और एक प्यारी सी झकझकी सुनो। झकझकी के नाम पर आशा ने इस प्रकार मुंह बनाया जैसे कुनैन की गोली उसके मुंह में अटक गई हो, और फिर बोली, विजय तुम महामूर्ख हो। वो कैसे? तुम परिस्थिति को नहीं देखते, समय नहीं देखते कि कहां तुम्हें बकवास करनी चाहिए और कहां नहीं। अरे ओ मूर्ख नारी, विजय किसी सन्यासी की भांति बोला। जिस तरह ईश्वर के भजन का कोई समय नहीं है, ठीक उसी प्रकार महान झकझकिए विजय कुमार ठाकुर की झकझकियों का भी कोई वक्त नहीं है। प्रत्येक समय शुभ है, हाँ तो पेशे खिदमत है। आदमी वो है जो इस दुनिया में कामयाब हो जाए, सीआईडी करने आए और बागों में सो जाए, बिना शादी के ही एक प्यारी सी दुल्हन लाए, आलू की सब्जी बनाए और बैगन का भुर्ता खाए। विजय ने झकझकी समाप्त कर दी, लेकिन आशा कल के विषय में सोच रही थी। सोचते सोचते उसकी आंखों से दो आंसू टपक पड़े जो उसके दिल में उठते गम के गवाह थे। आशा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी वो इतनी मजबूर हो जाएगी। बस बह निकली गंगा यमुना, विजय चहका। आशा ने बड़े ही प्यार से विजय को देखा। आशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन विजय पर उन आंसुओं का कोई प्रभाव न पड़ा। लेकिन फिर भी वो गंभीर होकर बोला, क्षमा करना आशा, मैं मजबूर हूँ। और आशा के आंसू तीव्र हो गए। अबे ओ, होटल में जितने अंडे हैं यहाँ ले आ, अजीब अंदाज में चीख कर विजय ने होटल वाले से कहा।
लेकिन आशा तो विचारों में खोई हुई थी। ये तो वो भी जानती थी कि इस बार विजय भी उसकी कुछ सहायता करने में असमर्थ है, लेकिन दुख इसे इस बात का था कि विजय को कल के विषय में तनिक भी चिंता न थी। वो अपने में ही मस्त था। दूसरा दिन, वही विशाल हॉल और आशा की शादी की तैयारियां। आज हॉल में कल से भी अधिक भीड़ थी। आकर्षण था रिचार्ड की शादी के कारण। मॉडरलैंड की सत्कार से सम्मानित कुछ लड़कियां आशा को स्टेज के पीछे दुल्हन का रूप देने के लिए ले गईं। जब आशा को ले जाया गया तो उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे तथा उसने अंतिम बार विजय को बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखा था। लेकिन विजय अब भी अपने में ही मस्त नजर आता था। जब आशा ने उसे देखा था तो उसने मुबारक हो कहकर आशा के सीने में धधकती ज्वाला में घी डाल दिया था। विजय और अल्फांसे उसी कल वाले स्थान पर बैठे थे। आशा को ले जाया जा चुका था। अल्फांसे ने बड़े व्यंग के साथ विजय को देखा और बोला, क्यों बेटा, आशा को नहीं बचाओगे? लूमड़ प्यारे, कोई योजना बनाओ ना। योजना है क्या? यही कि तुम भी आशा से शादी करने की इच्छा प्रकट कर दो। फिर क्या होगा? रिचार्ड और तुम्हारी टक्कर में मजा आएगा और वो भैंसा साला मेरे मांस को पचा जाएगा। तभी तो मजा आएगा। साले लूमड़ मियां, ये सब तुम्हारी हरकत है। क्यों बेटे, तुमने खास तौर से लड़की लाने को क्यों कहा था? मैंने तो ये सोचा था कि आशा के जरिए हम प्रिंसेस जैक्सन तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ लड़की से लड़की टकराती है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि रिचार्ड इस तरह की परिस्थिति को इस भयंकर मोड़ पर लाकर खड़ी कर देगा। तो अब कोई योजना नहीं, अब तो तमाशा देखो और मौज दो। तभी उसी प्रकार प्रिंसेस जैक्सन का आगमन हुआ और समस्त मॉडरलैंड के निवासियों ने श्रद्धा के साथ झुककर उसका आदर किया। कुछ देर तक शांति रही और फिर प्रिंसेस जैक्सन बोली, आज रिचार्ड की शादी है। सन्नाटा उसी प्रकार बना रहा। मिस्टर रिचार्ड, स्टेज पर आओ, प्रिंसेस जैक्सन का दूसरा वाक्य था। और तभी संगीत की लहरों के साथ रिचार्ड अपने भैंसे शरीर के साथ स्टेज पर आया तथा दहकती आंखों से हॉल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को निहारा तथा उसकी आंखें विजय पर जाकर ठहर गईं। विजय ने चाहा कि कुछ देर तक वो रिचार्ड की आंखों में आंखें डाले रहे, लेकिन रिचार्ड की आंखों में देखते देखते उसका कंठ सूख गया। वो अधिक देर तक आंखें न मिला सका और मूर्खों की भांति इधर उधर देखने लगा। मॉडरलैंड के निवासियों, अंदर आशा को दुल्हन का रूप दिया जा रहा है। मॉडरलैंड के कानून के अनुसार अगर मॉडरलैंड का और कोई निवासी आशा से शादी करना चाहता है तो उसे महाभली रिचार्ड से टकराना होगा। अगर किसी में साहस है तो वो स्टेज पर आ सकता है। लेकिन हॉल में सन्नाटा रहा। किसी में इतना साहस नहीं था जो रिचार्ड को देख भी लेता, अतः सब चुपचाप बैठे थे। अचानक विजय अपने स्थान से खड़ा हो गया। लोगों ने समझा वो रिचार्ड से टकराना चाहता है, लेकिन विजय अपने ही मूड में बोला, मम्मी जी, क्या हथियार से लड़ना अपराध है? उसकी सजा तुमने स्वयं कल देखी थी, लेकिन कल तुमने उस बूढ़े को अपने मुकुट से उस सुनहरी किरण से एक ही स्थान पर स्थिर कर दिया था। क्या ये हथियार नहीं? नहीं, ये हथियार नहीं। हथियार मॉडरलैंड में सिर्फ आम हथियारों को कहा जाता है, जैसे रिवॉल्वर, बंदूक, गने, तलवार, चाकू आदि। वो किरण कोई हथियार नहीं थी। तो क्या रिचार्ड के लंबे लंबे नाखून हथियार नहीं हैं? आखिर तुम चाहते क्या हो? अपने प्रश्न का उत्तर, नहीं, नाखून हथियार नहीं है, ये शरीर के ही अंग हैं। धन्यवाद मम्मी, विजय ने कहा तथा बैठ गया। हाँ, तो है कोई बहादुर जो रिचार्ड का मुकाबला कर सके? लेकिन फिर सन्नाटा रहा। तुम्हारा ये सब पूछने का मतलब क्या था? अल्फांसे ने विजय से प्रश्न किया। तुम चुप रहो साले लूमड़ मियां। तभी जैक्सन की आवाज गूंजी, तो ये समझकर कि मॉडरलैंड में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो रिचार्ड से टकरा सके, आशा की शादी रिचार्ड से की जा रही है। और फिर आशा को स्टेज पर लाया गया। दो अन्य लड़कियों ने उसे पकड़ा हुआ था। आशा के दूध जैसे बदन पर सुर्ख साड़ी थी। आशा की आंखों के अग्रिम भाग में पानी तैर रहा था, पलकें झुकी हुई थी। प्रिंसेस जैक्सन फिर बोली, मॉडरलैंड के निवासियों, जैसा कि तुम सुन चुके हो, प्रेम का प्रतीक चुम्बन है और यहाँ जब भी जिसकी भी शादी होती है तो लड़का लड़की का चुम्बन लेता है और उसके बाद वे दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। अब मिस्टर रिचार्ड उस प्रेम के प्रतीक को मिस आशा के होठों पर अंकित करके उसे अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे। वाह साहब, क्या ढंग निकाला है। आशा की पलकें झुकी हुई थीं।
लेकिन इस बात की कोई परवाह न करता हुआ रिचार्ड आशा की तरफ बढ़ा। संगीत की लहरें बज रही थीं। हॉल में सन्नाटा था। रिचार्ड आशा के पास पहुंचा और वासना के पुजारी की भांति वो चुम्बन लेने के लिए आशा के प्यारे प्यारे होठों पर झुका। अबे ओ भैंसे, अबे रुक बे! सहसा विजय अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। आशा ने पलकें उठाकर विजय की तरफ देखा। दहाड़ते हुए रिचार्ड ने जलती हुई आंखों से विजय को देखा। सभी की आंखें विजय पर स्थिर थी। महान जैक्सन, इस कुत्ते को चुप कराओ, नहीं तो मैं इसका खून पी जाऊंगा, रिचार्ड क्रोध से कांपता हुआ बोला। विजय, तुम चाहते क्या हो? मैं इस भैंसे का खून पीना चाहता हूं मम्मी। मिस्टर विजय, तुम हमारी दी हुई स्वतंत्रता का गलत लाभ उठा रहे हो। उठा तो रहा हूं, ये गनीमत है। तुम क्या चाहते हो? आशा से शादी। रिचार्ड से टकरा सकोगे? रिचार्ड के बाप से भी टकरा सकूंगा। तो फिर स्टेज पर आओ। ओके मम्मी, विजय ने कहा। तभी अल्फांसे बोला, विजय, ये क्या मूर्खता है? चुप बे साले लूमड़, विजय ने कहा तथा स्टेज की तरफ बढ़ गया। अल्फांसे को ये विजय की मूर्खता के अलावा और कुछ न लगा। आशा की आंखों में चिंता के भाव और गहन हो गए। वो जानती थी कि विजय रिचार्ड का एक हाथ भी सहन करने की शक्ति नहीं रखता और वो अपनी आंखों के सामने विजय का अंत नहीं देख सकती। और अब विजय का अंत निश्चित था। हॉल में बैठे मर्डरलैंड के निवासियों ने जब विजय को स्टेज की तरफ जाते हुए देखा तो हंसी का फव्वारा हॉल में गूंज गया। स्वयं प्रिंसेस जैक्सन भी अपने होठों की मुस्कान को रोक न सकी थी। लेकिन वो विजय ही क्या जो इन बातों की परवाह करे। इन बातों से लापरवाह विजय अपनी मस्ती में चलता हुआ स्टेज पर पहुंचा। तभी आशा बोली, विजय, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम ये खतरा मत उठाओ। तुम्हारी चिंता किसे है डार्लिंग? हम तो इस साले भैंसे का खून पीने आए। विजय उसी प्रकार मस्ती में बोला। रिचार्ड की आंखों में खून उतर आया। भयंकरता के साथ विजय की तरफ देखा। इस समय विजय अपनी पूर्ण मस्ती में था, अतः उसने रिचार्ड को आंख मार दी। हॉल में हंसी के फव्वारे अब भी जारी थे। मिस्टर विजय, जी मम्मी, तुम्हें सोचने समझने का एक और अवसर दिया जाता है। अब तो समय इस भैंसे को दो मम्मी। तो तुम तैयार हो? ये भी भैंसे से पूछो। रिचार्ड, यस महान जैक्सन। तो फिर हो जाए। और तभी रिचार्ड विजय की तरफ घूमा। रिचार्ड का भयंकर चेहरा और भयंकर हो गया था। अंगारों की तरह दहकती आंखों से उसने विजय की तरफ देखा तथा अपने लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ खतरनाक पंजों की शक्ल में मोड़ लिए और खतरनाक ढंग से विजय की तरफ बढ़ा। आशा का हलक सूख गया। विजय पर उसे दया आने लगी। इधर अल्फांसे सोच रहा था कि क्या विजय इस तरह शांति के साथ मौत की बाहों में समा जाएगा। वो किसी भी तरह विजय को बचाना चाहता था। उसका दिमाग तेजी के साथ कोई योजना सोचने में तल्लीन था। लेकिन अब विजय को किसी प्रकार भी बचा पाना असंभव प्रतीत हो रहा था। अल्फांसे को विजय की मूर्खता पर क्रोध आ रहा था। सारा हॉल जानता था कि अगले कुछ ही क्षणों में विजय रिचार्ड के पेट में चला जाएगा। लेकिन विजय इन सब बातों से लापरवाह आराम से स्टेज पर खड़ा था। उसके खड़े होने का अंदाज ऐसा न था जैसे वो रिचार्ड से टक्कर लेना चाहता हो। सारा हॉल उसकी मूर्खता पर हंस रहा था। लेकिन विजय पूर्णतया सतर्क है, ये तो अल्फांसे भी समझ रहा था। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि विजय की सतर्कता और फुर्ती इस शक्तिशाली भैंसे के सामने कितने समय तक स्थिर रह सकेगी। साक्षात मौत के रूप में रिचार्ड पंजे को फैलाए विजय की तरफ बढ़ रहा था। सहसा विजय उसी प्रकार आराम से खड़ा हुआ चीखा, अबे ओ भैंसे, साले पहले ये नाखून कटवा करा। इस वाक्य के साथ रिचार्ड का गुस्सा भयंकर हो गया तथा भयंकरता के साथ उसने विजय पर जंप लगाई। आशा विजय का अंत देखना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने रिचार्ड के जंप लगाते ही आंखें बंद कर ली। लेकिन एक जोरदार धड़ाम की आवाज जब उसने सुनी तो आंखें खोल दी। स्टेज का दृश्य देखकर वो आश्चर्य में डूब गई। अरे भैंसे, इस तरह जंप नहीं लगानी चाहिए, उठ और दोबारा लगा। इस बार जब रिचार्ड उठा तो उसका चेहरा और भी भयंकर हो गया था। क्रोध से उसका बुरा हाल था। वो फिर विजय की तरफ बढ़ा। अब आशा को विजय से कुछ उम्मीद बंध गई। हॉल में हंसी के फव्वारे एकदम शांत हो गए, क्योंकि आज तक मर्डरलैंड के किसी भी निवासी ने रिचार्ड का वार खाली जाता न देखा था। लेकिन अल्फांसे जानता था कि विजय 2-4 बार इस तरह रिचार्ड को डॉज दे सकता है। लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये फुर्ती आखिर कब तक काम आएगी।
फिर भी वो दम साधे स्टेज की तरफ देख रहा था। रिचार्ड फिर विजय की तरफ बढ़ा। तभी विजय ने अपनी जेब से एक अंडा निकाल लिया और बड़े अंदाज से उसे हाथों में घुमाता हुआ बोला, प्रिंसेस, क्या ये हथियार है? नहीं, तो ये मैं रिचार्ड को मारूंगा, विजय अजीब अंदाज में बोला। रिचार्ड अभी उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया था। वो उसी भयंकरता के साथ विजय की तरफ बढ़ा आ रहा था। विजय उसी अनुपात में पीछे हटता जा रहा था। आशा स्टेज के एक कोने में दम साधे खड़ी थी। विजय ने मूर्खों की भांति उस अंडे को उंगलियों के बीच घुमाया और फिर निशाना बांधकर रिचार्ड के चेहरे की तरफ उछाल दिया। फच! एक आवाज और अंडा सीधा रिचार्ड के चेहरे से टकराकर फट गया। अंडे के अंदर का चिपचिपा पदार्थ रिचार्ड के चेहरे पर फैल गया तथा चिपचिपाहट से परेशान होकर रिचार्ड ने अंडे का छिलका अपने गाल पर से छुड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया। चिपचिपाहट से परेशान होकर उसने अपना पंजा शक्ति के साथ गाल पर मारा और जब वापस आया तो अंडे के छिलके के साथ उसके हाथ में थोड़ा सा मांस भी आ गया था। अपना ही मांस अपने ही हाथों में देखकर रिचार्ड के कंठ से एक भयंकर चीख निकली। सारा हॉल दहल गया। लेकिन जैसे ही चीखते हुए रिचार्ड का मुंह खुला, विजय के हाथ का दूसरा अंडा लहराता हुआ रिचार्ड के मुंह में चला गया। रिचार्ड उसे उसी तरह निगल गया जैसे अपने हाथों में उपस्थित अपने ही मांस को वो मुंह में रख गया तथा फिर विजय की तरफ बढ़ा। गाल की खाल उखड़ जाने पर रिचार्ड भयंकरतम हो उठा। अब विजय के हाथ में तीसरा अंडा था। उसने अंडा फेंका तथा रिचार्ड ने उसे भी मुंह में लेकर पेट में पहुंचा दिया और अब तक विजय 7 अंडे फेंक चुका था। लेकिन रिचार्ड सभी को सुरक्षित पेट में पहुंचा चुका था। इस बीच रिचार्ड विजय के काफी करीब पहुंच चुका था। अब विजय ने जेब से एक और जबरदस्त हथियार निकाला। इस बार उसकी उंगलियों में एक लाल टमाटर घूम रहा था। बड़ी स्टाइल से उसे घुमाता हुआ विजय सावधान की हालत में बोला, बेटे भैंसे, तुम्हारी आंखें अंगारे की तरह लाल हैं। और कहने के साथ ही विजय ने टमाटर को इस प्रकार दबाया कि उसमें से पिचकारी इस प्रकार निकली कि टमाटर का सारा रस रिचार्ड की आंख में समा गया। रस के आंख में पहुंचते ही रिचार्ड बुरी तरह चिल्लाया। विजय के टमाटर का रस समाप्त हो गया तो उसने टमाटर का छिलका ही रिचार्ड पर फेंक कर मारा और जंप लगाकर रिचार्ड के पीछे पहुंच गया और अपनी संपूर्ण शक्ति समेटकर एक लात रिचार्ड के पीछे से मारी। हल्की सी चीख और लड़खड़ाहट के साथ रिचार्ड फर्श पर गिरा। तभी विजय ने दूसरा टमाटर अपनी जेब से निकाल लिया तथा संभल कर खड़ा हो गया। रिचार्ड इस प्रकार चीख रहा था मानो उसकी आंख में गहन पीड़ा हो रही हो। हॉल में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध से थे। अल्फांसे के होठों पर मुस्कान उभरी। वो इन टमाटरों का राज जान गया था। चीखता हुआ रिचार्ड फिर उठा और चीखता चीखता ही विजय की तरफ बढ़ा। उसकी एक आंख बंद थी जिसमें टमाटर का रस गिरा था। एक आंख खोले वो विजय की तरफ बढ़ रहा था। सहसा फिर उसी प्रकार रस की पिचकारी तथा इस बार निशाना उसकी दूसरी आंख थी। भयंकर चीख के साथ उसने अपने दोनों मांस खींचने वाले पंजों से अपनी आंख दबाई। उसकी आंखों में अथाह पीड़ा हो रही थी। पीड़ा से बचने के लिए उसने अपनी संपूर्ण शक्ति से आंखें दबाईं और जब हाथ हटाया तो उसकी दोनों गोल गोल आंखें उसके हाथों में थीं। और फिर रिचार्ड इतनी भयंकर ढंग से चीखा कि हॉल का प्रत्येक व्यक्ति भय से कांप उठा। अब रिचार्ड अंधा हो गया था। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। ताली बजाने वालों में प्रिंसेस जैक्सन भी उपस्थित थी तथा अल्फांसे भी। आशा का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। वो मन ही मन विजय की प्रशंसा किए बिना न रह सकी। वास्तव में यह विजय का प्रशंसनीय काम था। नेत्रहीन होकर रिचार्ड अब इधर उधर हाथ मार रहा था। नेत्रों के स्थान पर उसका गाढ़ा खून धाराओं की तरह निकल रहा था। अब रिचार्ड की चीखों से हॉल गूंज रहा था। सहसा विजय ने अपनी जेब से बच्चों के खेलने वाली बहुत सारी कांच की गोलियां निकाली और स्टेज के फर्श पर रिचार्ड के पैरों में बिखेर दी। अंधा रिचार्ड इधर उधर हाथ फैला रहा था और तभी उसके पैर फर्श पर लुढ़कती गोलियों पर पड़े और वो धड़ाम से फर्श पर गिरा। अब लगातार उसके मुंह से चीखें निकल रही थीं। वो मरा साला भैंसा, विजय उछलकर बोला तथा अपनी जेब से अंडा निकालकर उसके पेट पर फोड़ दिया। चिपचिपाहट से बचने के लिए उसने फिर हाथ मारा और फिर पेट का भी मांस उसके हाथ में आ गया। दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर अनेक अंडे विजय ने रिचार्ड पर उछाले। प्रत्येक अंडे के साथ रिचार्ड का कुछ मांस उसके हाथों में आ जाता था।
रिचार्ड ने जितनी बार उठने का प्रयास किया उतनी ही बार विजय ने उसके कदमों में गोलियां बिखेर दी और रिचार्ड फिर धड़ाम से गिर पड़ता। एक लंबे समय तक यही क्रम चलता रहा। रिचार्ड चीखता रहा, उठने का प्रयास करता रहा, विजय गोलियां बिखेरता रहा तथा अंडे के जेली से उसे परेशान करता रहा और फिर रिचार्ड क्रोध में स्वयं ही अपने मांस को नोचता रहा और नोचते नोचते उसकी चीखें मंद पड़ी, फिर चीखें कराहटों में बदलीं तथा फिर कराहटें भी समाप्त हो गईं और भैंसे जैसी शक्ति रखने वाले रिचार्ड का अंत हो गया। रिचार्ड का अंत कितनी आसानी से हो गया। सारा हॉल रिचार्ड के अंत पर स्तब्ध रह गया। स्वयं जैक्सन भी स्तब्ध रह गई। रिचार्ड का भैंसे जैसा शरीर अब स्टेज पर मृत अवस्था में पड़ा था। वो मारा साले को, विजय के नारे ने सभी को चौंकाया। तभी हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक लंबे समय तक तालियां बजती रहीं और फिर तालियों के रुकने पर प्रिंसेस जैक्सन की आवाज गूंजी, गुड मिस्टर विजय, गुड। विजय ने मूर्खों की भांति अपना सीना फुलाया तथा पलके झपका झपका कर हॉल में उपस्थित लोगों को देखने लगा। सभी के चेहरों पर उसके प्रति प्रशंसनीय भाव थे। मिस्टर विजय, तुमने रिचार्ड को मारकर ये साबित कर दिया कि शक्ति बुद्धि के सामने कभी नहीं ठहर सकती। मिस्टर विजय तथा रिचार्ड के इस रोमांचकारी युद्ध को सभी देखने वाले यहाँ अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मिस्टर विजय रिचार्ड के पंजों में एक बार भी आ जाते तो ये निश्चित रूप से मौत को प्राप्त होते। विजय शांत खड़ा था। आशा भी आज विजय की बुद्धि पर आश्चर्यचकित थी, लेकिन एक विजय था जिसके चेहरे पर इस समय संसार की समस्त मूर्खता विराजमान थी और जो अपनी इस विजय पर सीना ताने अकड़ा खड़ा था। मिस्टर विजय, तुम्हारी विजय से खुश होकर हम तुम्हें रिचार्ड के पद पर नियुक्त करते हैं, अर्थात तुम्हें अपना मंत्री बनाते हैं तथा आशा से तुम्हारा विवाह इसी वक्त करते हैं। और प्रिंसेस जैक्सन के उपयुक्त वाक्य पर आशा का मुखड़ा शर्म से लाल हो गया तथा उसकी पलकें झुक गईं। तभी विजय बोला, अरे नहीं मम्मी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, शादी वादी से मुझे क्या लेना, मैं मिस आशा को कुंवारी छोड़ता हूँ। नहीं मिस्टर विजय, ये मॉडरलैंड के कानून का उल्लंघन होगा। तो तुम्हें इसी समय आशा से शादी करनी होगी। नहीं मम्मी, नहीं। आगे चलो और मिस आशा के होठों पर एक चुंबन अंकित करके उसे अपनी पत्नी स्वीकार करो। नहीं नहीं मम्मी, मुझे माफ करो, विजय उछल कर बोला। मिस्टर विजय, मजाक छोड़ो और आशा का चुम्बन लो। अच्छा मम्मी, मैं आशा से अब से 48 घंटे बाद शादी कर लूंगा, ये माना जा सकता है। तब तो ठीक है। मॉडरलैंड के निवासियों, आज से हमारे नए मंत्री मिस्टर विजय चुन लिए गए हैं। अब से ठीक 48 घंटे बाद यहीं आशा और विजय की शादी होगी। अब आप लोग जा सकते हैं। कुछ समय पश्चात हॉल खाली हो गया तो अल्फांसे विजय के करीब आकर बोला, क्यों बेटे, टमाटर के रस में मिर्चें मिलाकर लाए थे? ठीक पहचाना लूमड़ मियां, लेकिन कैसे? मॉडरलैंड के एक डॉक्टर का इंजेक्शन चुराकर मिर्चों को बारीक पीसा तथा टमाटर में इंजेक्शन लगा दिया। खैर विजय, इस बार तुमने वास्तव में कमाल कर दिया। धोती को फाड़कर रुमाल कर दिया। आशा आज विजय पर मोहित थी। अब विजय प्रिंसेस का मंत्री बन गया था तथा जैक्सन ने विजय को अपनी प्रयोगशाला दिखाने के लिए कहा था। विजय के साथ उसकी होने वाली पत्नी के रूप में आशा थी। जब प्रिंसेस उन्हें अपने साथ ले गई तो उन्हें कुछ इस प्रकार के रास्तों से ले गई जिन्हें मॉडरलैंड के आम निवासी नहीं जानते थे। कुछ समय पश्चात वे एक बहुत लंबे चौड़े खुले स्थान पर पहुंच गए। लंबे चौड़े उस स्थान के ठीक बीच में एक विशाल इमारत बनी हुई थी जहां ट्यूबों का प्रकाश आ रहा था। जहां इस समय वे लोग खड़े हुए थे वहां समस्त मॉडरलैंड की अपेक्षा बहुत कम प्रकाश था। ऊपर सुनहरा आकाश चमक रहा था। सहसा प्रिंसेस जैक्सन ने अपने वक्षस्थल से एक ट्रांसमीटर टाइप का यंत्र निकाला तथा उसे ओपन करके बोला, हेलो प्रोफेसर थ्रीमलर। यस महान जैक्सन, आई एम प्रोफेसर थ्रीमलर स्पीकिंग। दूसरी तरफ से आवाज उभरी, थ्रीमलर, प्रयोगशाला के चारों तरफ फैली करंट कुछ देर के लिए हटा दो। ओके महान जैक्सन। और थ्रीमलर ने यंत्र बंद कर दिया। तभी विजय बोला, क्यों मम्मी, ये क्या बंगाल का काला जादू है? इस प्रयोगशाला के चारों तरफ खुले स्थान में ही तारों का जाल बिछाया गया। उन तारों पर इस प्रकार की किरणें फेंकी जाती हैं जिससे वे अदृश्य हो जाएं तथा इन तारों में हमेशा विद्युत धारा बहती रहे। तार का एक ही दरवाजा बनाया गया है
जिसमें से एक साथ 2 आदमियों से अधिक पार नहीं हो सकते। वैसे देखने वाले को साफ वायुमंडल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता और प्रयोगशाला अत्यधिक सुरक्षित रहती है। लेकिन अगर कोई कई बार देखकर ये अनुमान कर ले कि तारों का दरवाजा किस तरफ है, तो वो अंदाजे से करंट के चालू रहने पर भी प्रयोगशाला के अंदर पहुंच सकता है। आशा ने जैक्सन से कहा, इस बात का भी इंतजाम कर दिया गया है। वास्तव में वे तार इस प्रकार से लगाए गए हैं कि वे घूमते रहते हैं, अतः वो दरवाजा भी प्रयोगशाला के चारों तरफ घूमता रहता है। गुड मम्मी, विजय ने कहा, और कुछ क्षण के उपरांत प्रयोगशाला के चारों तरफ फैले तारों का जाल नजर आने लगा। तार ठीक उसी प्रकार लगे हुए थे जैसे किसी मैदान के चारों तरफ कटीले तार लगाए जाते हैं। तारों की ऊंचाई 20 फुट के लगभग थी। वे तीनों इलेक्ट्रिक तारों से बने उस दरवाजे से पार होकर प्रयोगशाला की तरफ बढ़े। प्रयोगशाला काफी बड़ी थी। जैसे ही उन्होंने प्रयोगशाला में कदम रखा तो एक चढ़ती आयु के आदमी ने उनका स्वागत किया। उसकी नाक पर एक शीशा रखा हुआ था। उसके बाल सफेद पड़ गए थे। उसकी तरफ इशारा करते हुए प्रिंसेस जैक्सन बोली, ये हैं मर्डरलैंड निर्माण में मेरे सबसे बड़े सहयोगी प्रोफेसर थ्रिमलर। और विजय की तरफ देखकर बोली, मिस्टर थ्रिमलर, ये हैं मेरे नए मंत्री मिस्टर विजय तथा ये हैं इनकी होने वाली पत्नी मिस आशा। और फिर प्रोफेसर उन्हें प्रयोगशाला के अंदर ले गया। प्रयोगशाला में जगह जगह आदमी अपने विभिन्न कार्यों में व्यस्त थे। थ्रिमलर विजय तथा आशा को सबके विषय में बताया जा रहा था। प्रयोगशाला में अणुबम तक बन रहे थे। लगता था मर्डरलैंड के लोग विज्ञान में अमेरिका तथा रूस से किसी प्रकार कम नहीं हैं। प्रत्येक खतरनाक हथियार यहाँ तैयार किया जा रहा था। बड़ी बड़ी मशीनें कार्य कर रही थीं। संपूर्ण प्रयोगशाला में घूमता हुआ थ्रिमलर उन्हें प्रयोगशाला के सबसे महत्वपूर्ण कमरे में ले गया, जो स्वयं थ्रिमलर का एक कमरा था। प्रयोगशाला में घूमते समय विजय ने ये अनुमान लगा लिया था कि मर्डरलैंड में संसार को मौत देने के लिए प्रिंसेस जैक्सन ने बहुत कुछ सामान जुटा लिया है। वैसे उसने अपने कुछ काम की चीजें दिमाग में बैठा ली थीं। कमरे में आकर विजय प्रिंसेस से बोला, मम्मी, वैसे तो तुमने मर्डरलैंड में ये कानून बनाया हुआ है कि कोई भी हथियार का प्रयोग नहीं करेगा, और दूसरी तरफ प्रयोगशाला में इतने खतरनाक वैज्ञानिक हथियार और फार्मूलों का निर्माण किया जा रहा है। मर्डरलैंड में हथियारों का प्रयोग सिर्फ इसलिए निषेध प्रचलित किया गया है जिससे अगर मर्डरलैंड के निवासी किसी तरह हमारे विरुद्ध आंदोलन कर दें तो बिना हथियार के वो कुछ भी न कर सकेंगे, प्रिंसेस जैक्सन ने बताया। और अन्य उल्टे कानूनों का क्या मतलब? उल्टे तुम्हारी नजर में होंगे, हमारी नजर में ये सीधे कानून हैं। अच्छा खैर छोड़ो मम्मी, तुम ये बताओ कि हमारे लूमड़ मियाँ कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हें गोली मारी थी, वो बर्फ का टुकड़ा बनकर गिर गई। ये क्या जादू था? ये जादू नहीं था मिस्टर विजय, ये विज्ञान के द्वारा हमारा चमत्कार था। जैक्सन के बोलने से पहले ही प्रोफेसर थ्रिमलर बोल उठा। कैसा चमत्कार? जब महान जैक्सन सिंहासन पर बैठी हुई होती हैं, तो उनके सामने इतनी ठंडी गैसें फैली होती हैं कि उनमें से गुजरने वाली प्रत्येक वस्तु बर्फ बन जाती है। इस प्रकार की तो कोई गैस नहीं सुनी हमने। लेकिन मैंने इस प्रकार की गैस का निर्माण कर लिया है। लेकिन क्या उससे आदमी बर्फ के नहीं बनते, या प्रिंसेस को उसके पास रहते कोई जाड़ा नहीं लगता? मिस्टर विजय, जैसा कि मैंने कहा, उस गैस में उपस्थित प्रत्येक वस्तु बर्फ में बदल जाती है, यहाँ तक कि आदमी भी। और ये जानकर तुम्हें अत्यधिक खुशी होगी कि कुछ ही समय में मैं इस गैस का इतना भंडार प्राप्त कर लूंगा कि इससे शहर के शहर बर्फ में बदले जा सकते हैं, और फिर दुनिया को प्रिंसेस की शक्ति के समक्ष झुकना पड़ेगा। एक बार तो विजय भी उनके भयंकर इरादे से कांप गया था।